अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, आज भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। तमाम दरियाओं के सैलाबी रेले एक बड़े बड़े सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार करने वाले हैं और अब जनूबी पंजाब के अलावा सिंध और बलोचिस्तान के सूबे इसकी जद में आ रहे हैं, जबकि भारत की जानिब से मज़ीद सैलाबी रेलों की आने के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। दोनों सूबाई हुकूमतें सैलाब का सामना करने की तैयारियों के लिए बैठी हैं। देखना यह है कि ये तैयारियाँ कितनी कारगर साबित होती हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैलाब पर बात होगी, दूसरे हिस्से में पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को मौजूए गुफ्तगू बनाया जाएगा, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में वज़ीर आज़म के दौरा चीन और चीन में होने वाली परेड पर बात की जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, जिस तरह से कल हम गए, हमने जाके लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया, अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जनूबी पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बनने वाली है। क्या लगता है हुकूमत क्या इकदाम करेगी, क्योंकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत मज़ीद पानी भी छोड़ने वाला है, एक तरफ बारिशें हैं, क्या इकदाम करने चाहिए? ज़ैनब, देखें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से भी ये कहा गया कि ये हो सकता है कि इंडिया जो है दोबारा पानी छोड़ दे। तो पोजीशन इस वक्त ये है कि वैसे ही जो जनूबी पंजाब तक पानी का रेला है ना, वो पहुंचते पहुंचते 6 से 7 लाख क्यूसिक तक पहुंच चुका है। अब यहाँ से सबसे पहले जनूबी पंजाब में अगर आप ये देखें तो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान में जो हेड है मोहम्मद वाला, वहाँ से ये काम शुरू होगा और उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि मुजफ्फरगढ़ ज़िला को बड़ा ख़तरा है। उसके मुजफ्फरगढ़ के बाद फिर आगे बावलपुर तक जो है ना, काफ़ी इससे लोगों के मुतासिर होने का खतरा है। अगरचे PDM में या इंतज़ामिया की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है, उस तरह से जानी नुकसान की जो है वो इस दफ़ा खदशा नहीं है। लेकिन फिर भी देखें, कल जैसे क्योंकि हम ज़ैनब खुद भी उस जगह पे थे, देखें गरीब आदमी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है और उस बेचारे का जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, अब वहाँ से वो खुद जाके जान तो बचा लेगा, लेकिन उसकी जमा पूंजी तो सारी बेचारे की पानी में बह जाएगी। वो पहले बेचारे कर्जों में डूबे होते हैं, किसी का कर्ज देना होता है, किसी ने बेटी की शादी करनी होती है। कल कितने लोगों का, कितनी बच्चियों का जहेज आपने खुद डूबते हुए देखा वहाँ पे। तो इसलिए ये जो मामला है ये बड़ा ही तकलीफदेह है। नाज़रीन, दरिया चनाब, सतलुज और रावी में इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है और बिफरे दरियाओं ने बड़ी तबाही मचा दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सतलुज में भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और कोई बड़ा रेला आने वाला है और इस वक्त जनूबी पंजाब भी अलार्मिंग सिचुएशन में है। जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। शहजाद फरीद हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी शुक्रिया। इसमें अगर बात की जाए ओवरऑल एक जनूबी पंजाब की सूरत हाल की, तो उसमें दरियाए सिंध भी इसके पैरेलल बह रहा है और इसके साथ साथ जो दरिया चनाब है वो भी रावी की मदद से जो है उसमें भी पानी यहाँ पर आएगा और उसकी वजह से भी काफ़ी तबाही जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन इंतज़ामिया का दावा है कि कोशिश की जाएगी कि कम से कम इलाके जो है वो इफ़ेक्ट हों और उसमें पानी को स्मूथली जो है वो गुजार कर 5 मिनट तक और उससे फिर आगे ले जाया जाए। इसमें ओवरऑल सूरत ये है इस वक्त ताज़ा तरीन की बात की जाए। शहजाद, आप क्योंकि इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं कि जो जनूबी पंजाब में ये पहला पॉइंट कह सकते हैं कि जहाँ पे पानी एंटर होना है, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान में, तो इस वक्त यहाँ पे जो सूरत हाल है इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना पानी मुतवक्को है, कितने क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरेगा और गुंजाइश कितनी है? जी सर, ये सबसे जो अहम पॉइंट है वो यही है, हेड मोहम्मद वाला ब्रिज है और ये जो है इसमें जो है सबसे पहले जो पानी आना है वो ज़िला खानेवाल से जो है मुल्तान की जानिब एंटर जब होना है, तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो है ब्रीचिंग एरिया भी जो है बनाया गया है और इसमें जो है यहाँ पर इसको ब्रीच किया जाएगा। इसमें जो बात की जाए पानी की, वो इस वक्त जो आज की इस वक्त सूरत हाल है वो इस वक्त दरिया चनाब का जो ये ब्रिज है इसमें से 1,56,000 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि जो मुतवक्के है वो पानी जो बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, PDMA की जानिब से, वो 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो कल किसी भी वक्त यहाँ से गुजरेगा और इसमें जो कैपेसिटी की जहाँ तक बात है वो 6 से 7 लाख क्यूसिक कैपेसिटी जो है वो इसकी है। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि ये जो ब्रिज है ये 2010 में जो है जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान से जो मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली हुए थे और उसके बाद
बाद वज़ीर आज़म बने थे, तो उनके कहने पर, उनके अप्रूवल पर जो है ये ख़ास तौर पर ये बनाया गया था जनूबी पंजाब के दीगर अजला को मिलाने के लिए और फासले कम करने के लिए, और ये ब्रिज जो है बनाया गया था। लेकिन जब 2010 का सैलाब आया उसके फ़ौरन बाद भी, और उसके बाद जब 2014 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े सैलाबों में से था, तो उस वक्त भी इस पुल को जो है चूँकि बनाया भी गया था, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इसकी डिज़ाइनिंग जो है उस लिहाज से नहीं है कि जिस लिहाज से होनी चाहिए थी, और इस कैपेसिटी के जो पानी था उसको ये निकाल सकता। लेकिन जो है वो फिर भी ये 2014 में यही मकाम पर इसको ब्रीच किया गया था। शहजाद, आप फिर क्या समझते हैं कि क्या खुदा ना खास्ता ये जो रेला आ रहा है वो इस पुल को भी बहा के ले जा सकता है, और इसके अलावा जनूबी पंजाब जो है उसमें आप समझते हैं कि अब जितनी पीछे पंजाब में तबाही हुई है वही तबाही अब जनूबी पंजाब में भी अल्लाह ना करे आपको होती दिखाई देती है? जी, इस हवाले से जो इंतज़ामिया है वो तो काफ़ी पुरुमीद है, क्योंकि ब्रीच इस वक्त इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ अपनाई गई है। मुल्तान, शुजाबाद और जलालपुर की तहसीलें जो है वो दरियाई चनाब के जो पानी है उससे मुतासिर होंगी, और सतलुज का जो पानी है वो भी जो है पांजनद की जानिब उसने भी मूव करना है। तो उस हवाले से मुजफ्फरगढ़ ज़िला भी अहम है और मुजफ्फरगढ़ के इलाके भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इस बात पर बज़िद है कि इस दफ़ा जो है वो तबाही से हम बचाएंगे, और इसके लिए अमली इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो अहम बात यह है कि ये जो पंजाब में जो कुछ हुआ है कि 1600 से ज़ायद देहात खाली करवा लिए गए हैं, जनूबी पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? कितने देहात खाली करवाए गए हैं? कितने इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है? इक़दाम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, इंतज़ामात जो है वो क्योंकि काफ़ी पहले से जो है ये तवक्का की जा रही थी कि ये फ्लड आ रहा है, और अभी भी जो है पानी का जो रेला है, जो बड़ा रेला है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इस वजह से टाइम एक तो काफ़ी मिल गया है इंतज़ामिया को जो है इंतज़ामात करने के हवाले से। अब जहाँ तक बात की जाए तो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो कि इस रूट पर जो है रिवरन एरिया के अंदर जो इस वक्त जो है आबाद हैं, वो 2014 से बड़ा सैलाब था और उसके बाद जो है अब आ रहा है सैलाब। तो इस हवाले से लोगों ने तो पक्की इमारतें लंटर डालकर अपने घर भी जो है यहाँ पर तामीर कर लिए थे। तो लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है उनको निकाला जा रहा है। 3 लाख से ज़ायद जो अफराद थे उनको जो है वो इंतज़ामिया का ये कैलकुलेशन है, ये दावा है कि उन लोगों को सेफ साइड देकर उनको निकाला गया है ताकि जो है वो किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। खबरें तो ये भी हैं कि ये भी फैसला कर लिया गया इंतज़ामिया की तरफ से कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुख्तलिफ मकामात पे बंद तोड़ दिए जाएंगे ताकि पुल को बचाया जा सके। और बहुत सारी जगहों पे तो बंद वैसे ही टूट गए हैं कि इतने नाकारा बने हुए थे कि वो वैसे ही टूट। जी सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, वो ये कि जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला, यहाँ भी जो है वो जो है बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया है, और इसके साथ साथ मुल्तान का ही इलाका है शेर शाह। ये 2014 में भी यही 2 मकाम थे जिनको जो एमरजेंसी में जो है ब्रीच किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि इंतज़ामिया ये कह रही है कि ये इनको स्ट्रेटजी के तहत जो है ब्रीच किया जाएगा ताकि जो है नुकसानात जो है वो कम से कम किए जाए। लेकिन अहम बात यह है कि सर मुल्तान से ज़्यादा जो है वो इस वक्त इफेक्ट जो है दरियाए चनाब का रुख जो है, जो दरिया का एक रुख होता है, वो सबसे ज़्यादा कटाव जो है वो मुजफ्फरगढ़ ज़िला के जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वो ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो मुल्तान के भी जो लोगों ने आबादकारियाँ कर ली थी इन इलाकों में, फसलें हैं, उनके मवेशी हैं, वो भी इससे काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज जो है वो बारिशी सिलसिला भी जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका है, और इस वक्त भी वक्फे के साथ आज दोपहर से मुल्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे थे, कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश है। और इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो है इस वक्त पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद फरीद, आप हमें जनूबी पंजाब में जो सूरत हाल थी उस हवाले से बता रहे थे। इमरान साहब, जिस तरह से शहजाद फरीद बता रहे थे कि इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन ऐसे में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि मुल्क में एलीट कल्चर है, कुछ रिजॉर्ट्स थे जो वो बनाए हुए हैं, बड़ी आला शख्सियात के, बासर शख्सियात के वो रिजॉर्ट्स हैं, उनको बचाने के लिए लोगों की पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। इस खबर के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कीजिएगा। देखें, बात सीधी सी है ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि मुसद्दिक मलिक साहब ने इसमें नई बात क्या की है, ये तो सबको पता है। और ये देखें, एक वफाकी वज़ीर के मुंह से इस तरह की बात आना और उसका ये कहना और फिर टीवी चैनल पे ये बात करना ऑन कैमरा,
तो मैं ये समझता हूँ कि मुहज़्ज़ब मुल्क में कोई इस तरह की बात हो तो शायद इससे तो तूफान आ जाए और हुकूमतों को रिजाइन करना पड़ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लोगों को रिजाइन कल कुछ कहा था, उन्होंने भी बंद सड़कों में करप्शन के हवाले से कहा। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने अपने हलके के बारे में कहा कि मेरे हलके में सड़कों में शगाफ पड़ गए हैं और इस तरह से। देखिए, गुजारिश ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हों या मुसद्दिक मलिक साहब हों या कोई भी हो, बात ये है कि इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी तो ये हुकूमती लोग ही है ना, अशराफिया ही है। अवाम बेचारे तो नुकसान के लिए। कल मैं और आप सारा दिन सैलाबी इलाकों में रहे हैं, आपने वहाँ देखा कितनी बच्चियों के जहेज का सामान जो है वो डूब गया, कितने गरीब लोग जो वहाँ पे चीखते चिल्लाते नजर आए, 2-2 मंजिलों तक वहाँ पे पानी था। आपने नहीं देखा? ये लाहौर जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, सूबाई दारुल हुकूमत है, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दोनों का ताल्लुक इस शहर से है, वहाँ पे ये मामला है तो दूसरे शहरों की अब बात क्या करते हैं? लेकिन इस खबर से जुड़ी कोई खबर है आपके पास? देखिए, असल बात ये है कि सीनियर साफ़ी हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने भी इस मौजू पे बात की और जो हमारे वाकफा ने हाल हैं वो तो ये कहते हैं कि हामिद मीर साहब ने जो ये कहा है कि वज़ीर आज़म जो है ना शहबाज शरीफ, उनके लिए इस वक्त इस चैलेंज के साथ साथ सियासत में भी चैलेंज नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सैलाब ने, रावी ने, सतलुज ने और चिनाब ने तबाही मचानी थी वो तो मचा रहा है, लेकिन असल तबाही जो है वो ये देखें कि ये सैलाब ज़दा इलाकों की वजह से जो तबाही मचने वाली है वो ये है कि सैलाब इतना आया क्यों। उसकी वजह यह है कि जो बात मुसद्दिक मलिक साहब की, अब आप उस बात को अगर शहबाज शरीफ साहब के चैलेंज से जोड़ें तो आपको पता चल जाएगा। केपी में जो इतनी तबाही हुई है तो क्या हुआ, जितने 62 लोग थे उन्होंने वहाँ पे अपने होटल बनाए हुए थे, आबी गुजरगाहों पे अपने जो फ्लैट्स बनाए हुए थे, घर बनाए हुए थे। इसी तरह पंजाब में देखें हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, अब मज़े की बात कोई इजलास भी हुए हैं? हाँ जी, तो इस पे 2-3 इजलास हो चुके हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और एक इजलास में तो बाकायदा इस पे बहुत जो वज़ीर आज़म को एक लिस्ट भी मुहैया की गई है, फराहम की गई है, जिसमें बहुत बहुत बड़े लोगों के नाम है। और फिर यही नहीं कि उनका ताल्लुक सिर्फ मुस्लिम लीग नून से है, इस इमाम में सब नंगे हैं। वो जो लिस्ट देखी है वज़ीर आज़म को जो मिली है उसमें मुस्लिम लीग नून से भी उन लोगों का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक है, पीटीआई से भी ताल्लुक है, और फिर बहुत सारे बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस गंगा में हाथ धोए हैं, दोनों हाथों से अवाम को भी लूटा और उस मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया। अब ये देखें जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं वहाँ पे, जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं दरिया की बेल्ट पे, ये सिर्फ एक शहर में नहीं, आप देख लें, आप पूरे पाकिस्तान का हाल देखें, आपको सब जगहों पे यही हालत नज़र आएगी और फिर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से मैं ये अपील करूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि खुदारा ना सिर्फ ये कि इस लिस्ट पे एक्शन लें, बल्कि वो लोग देखें जिन्होंने उस वक्त कौन वहाँ पे अफसर कौन थे, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, उनके खिलाफ जिन्होंने नाजायज़ तामीरात की इजाज़त दी कि आप तामीर कर ले। आपको लगता है कि हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन लेगी? अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आपको लगता है कि फेयर होगा? लिस्टें तो इससे पहले भी बनती रही हैं कई। देखिए, होना तो चाहिए, हमें ये तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दफ़ा जो है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमेशा मेरिट की बात करते हैं, कहते हैं जी वो मेरिट पे काम करते हैं और ये करेंगे, किसी के साथ रायत नहीं होगी, तो फिर ये मौका है उन्हें अपना आप मनवाने का। ये मौका है इस वक्त कि वो जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन अप किसी ज़माने में उन्होंने लाहौर में करवाया था, तो सबसे पहले उनके मामू के बेटे की दुकान यहाँ बिडन रोड पे, जो कि डिप्टी मेयर भी थे उस वक्त, उनकी तारिक हमीद भट्ट साहब, उनकी दुकान का सफाया हो गया था। उसी तरह से अब भी वो बिल्कुल किसी का लिहाज ना करें और कार्रवाई। पंजाब में हुआ है, 15 लाख लोग मुतासिर हुए हैं इस सैलाब की वजह से। अब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम अब आने वाले टाइम के लिए पहले से ही तैयारी करके रखेंगे। नाजायज़ तामीरात तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ही, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आइंदा आबी गुजरगाहों पर कोई तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, छोटे डैम्स बनेंगे, रेजरवोयर बनाए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो कुछ अब जो रियलाइजेशन हो रही है, इससे पहले कई बार आपके सामने सैलाब आए हैं 2010, 12, 2023, और तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, बहुत देर बाद ख्याल आया? ज़ैनब, अल्लाह करे कि अब भी हो जाए। जब सैलाब आता है ऐसी बातें होती हैं, जो भी वज़ीर आला वो यही कहता है, लेकिन असल बात है कि क्या अमलन भी इस पे कुछ होगा? जब तक अमलन कुछ नहीं होगा उस वक्त तक आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
ये तो इस तरह से तो नहीं है कि जो भी आए कह दे और हम खुश हो जाएं। दूसरी बात ये है कि ये देखें एक चीज़ इस पे भी आपको ज़रूर गौर करना होगा कि अवाम भी जो है वो लालच में आके सिर्फ इसलिए कि जी हमें यहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल रही है, तो ये तो देख लें ज़मीन मिल कहाँ रही है। जी बिल्कुल। आपको ज़मीन अगर दरिया के अंदर कोई दे रहा है तो आप भी कोई ख्याल कर लें, आप भी तो ये सोच लें कि आप कहाँ लेने जा रहे हैं। लोगों को एजुकेट करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है ना। नहीं, ये बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। जिसने पैसे दे के चीज़ खरीदनी होती है उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। आप मुझे ये बताएं, आप कपड़े लेने जाती हैं, सूट लेने जाती हैं, तो दुकानदार की मर्जी से ले लेती हैं। मुझे तो इतना मेरा तो इतना सेंस है ना, हर बंदे का ये वो सेंस तो नहीं है जो कल लोगों से हम मिले। अब उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि हमें जरा जरा पैसों में किस्तों पे घर मिला तो हमने खरीद लिया, हमें अंदाजा ही नहीं था कि कल को हम इस तरह से सैलाब के अंदाजा था। ये नहीं किसी ने कहा कि अंदाजा नहीं, उन्हें ये था कि अब इतनी देर हो गई है, 40 साल हो गए, पानी नहीं आया, उनकी थे आना है भाई, दरिया में कभी भी पानी आ सकता है। ये थोड़ा और सबसे बड़ी बात ये है कि अब रूडा जो है ये तीसरी हुकूमत है जिसमें रूडा का शोर बचा हुआ है। अब रूडा जो है उसका भी सोचें कि अगर इन्होंने रूडा बना के दरियाए रावी को बिल्कुल जो कहते थे नाला बना देना है तो फिर वो क्या होगा। बिल्कुल। अब देखना ये है कि पंजाब की जानिब से क्या तैयारी की जाती है, किस तरह से ये सैलाबी सूरत हाल है, इसे निमटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इकदाम कितने सूदमंद होते हैं और आने वाले टाइम में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए आला सतही इजलास बुलाने पर गौर शुरू किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में जो एक सैलाबी सूरत हाल है उससे निमटने के लिए हुकूमत तो अपनी हिकमत अमली बना रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम तर मलबा मौसमियाती तगय्युरात पर भी डाला जा रहा है और मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात हैं, आने वाले टाइम में इसके क्या असरात का सामना हमें हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली तौकीर शेख, माहिर माहौलियात है। बहुत शुक्रिया आपका अली तौकीर शेख साहब। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए और आपके ख्याल में हमें कौन सी एक ऐसी बेहतर हिकमत अमली हम आगे जाके बना सकते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम में हम इन बड़े सैलाबों से बच सके। देखिए, एक तो ये लास्ट मिनट पर जो काम हम करते हैं वो अच्छा नहीं होता। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा हमारी इवैक्यूएशन बड़ी सक्सेसफुल थी एंड वी मस्ट अप्रिशिएट एंड ऑनर दोज हु स्ट्रगल टू सेव पीपल्स लाइव्स एंड दैट्स वेरी गुड। नाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से 4 चीज़ें हमें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो हर सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो पिछले से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आप देख लीजिए 2010, 2022, 2024 एक जो है ना दूसरे से बढ़ के ख़तरनाक था और वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे ये तीनों भी एक दूसरे से डिफरेंट थे और इनकी लोकेशन भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जैसे इन सारों की लोकेशन बड़ी डिफरेंट थी एक दूसरे से। और चौथा और आखिरी ये है कि इसकी ट्रांसबाउंड्री जो डायमेंशंस हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, खा वो काबुल के साथ हो खा वो हिंदुस्तान के साथ हो। उसमें नीयतों का कम और पानी की और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंटेंसिटी का ज़्यादा फ़र्क है। पानी इतना ज़्यादा हो कि उनके डैम और भी बना ले तो काबू ना कर सकते हो, एक्सेस वाटर हमारे पास आएगा ग्रेविटी के साथ हम लोअर पेन में। तो हमें जो तैयारी करनी है वो ये 4 डिफरेंट चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है। और उसका अगर शॉर्ट आंसर मुझे देना हो तो रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस चाहिए होगी। अगर बाज लॉ हमारे वायलेट होते हैं, लोग दरियाओं के अंदर घर बनाते हैं, वहाँ वापडा के कनेक्शन हो जाते हैं या वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बढ़ जाती हैं, तो ये काम हमें ख़त्म करना चाहिए। और जो चीज़ बड़ी अहम हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए, अगले 20-25 साल में पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। इतने सारे गरीब लोगों को घर देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। अली तौकीर शेख साहब ये फरमाइएगा कि सर ये फरमाइएगा कि ये तो जिम्मेदारी है, लेकिन अब मामला ये है कि जो इस वक्त दरियाओं में पानी की सूरत हाल है और ये भी बताया जा रहा है कि तरबेला डैम 100% अपनी जो गुंजाइश है वो फिल कर चुका है, तो अगर खुदा न खास्ता मज़ीद पानी आता है और वो डैम से पानी का अखराज किया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा तबाही के चांसेस नहीं हैं? देखिए, ये हमने पहले भी मैनेज किए हैं। स्पिलवेज खोलने पड़ते हैं और जब खोलते हैं तो सायरन बजाते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, उनको पहले वार्निंग दी जाती है। वार्निंग ना दी जाए तो बहुत नुकसान होता है ऑफ कोर्स, मगर ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि जब डैम फुल हो जाते हैं तो आप उनको टूटने का रिस्क नहीं लेना चाहते,
इंडिया ने भी ऐसे किया है, उसने भी अपने स्पिलवेज खोले तो आपके पास ज़्यादा पानी है। अगर वो स्पिलवेज ना खोले तो उसके डैम अगर टूट जाएं तो उसका भी तो नुकसान है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा तबाही है। तो ये इंजीनियरिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स अच्छा, हैं, जिसके तस्वीर साहब, आप मुताबिक जिस तरह उसको से खोलना बात कर पड़ता रहे है। हैं कि वो हमने बड़े बहुत बर्बाद इकदामात कर लिए और शायद जी इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन हो हुकूमत की सकता जानिब था। से बड़े अप्रोप्रिएट इंतजामात किए गए, इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचा लिया गया। अब एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से शायद मजीद भी पानी छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए नहीं, वो छोड़े या ना छोड़े, जो एक्सेस वाटर होगा जिसको वो स्टोर नहीं कर सकते वो आपकी तरफ आएगा। वो आपकी आपकी तैयारी इस चीज़ की है कि अब बारिशें जितनी भी ज़्यादा हो जाए हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, हमारे पास वो वाटर मैनेजमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। और जो बरसात का पानी होता है उसके ऊपर डैम नहीं बन सकते फ्लैट एरिया पंजाब में या सिंध में, ठीक है ना। बिल्कुल। इसने बैरियर में जाना है। इसका जो सबसे बड़ा डैम है वो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का है। और अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करें तो प्रेजेंट वाटर का 5-10% में भी हम रिचार्ज कर सकते हैं अपने शहरों के पानी को, एग्रीकल्चर वाटर को और वेटलैंड्स को, ठीक है ना। बाकी पानी ने बहरे में जाना, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्लैट एरियाज में बड़े लेवल के फ्लड्स बना सके, और जितने किसी के पानी है उस लेवल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फ्लड्स को और डैम्स के इश्यूज को आपस में मिक्स मत कीजिए। अच्छा अली, जो तो पानी है वो एक्सेस रेन की वजह से है, और वो जितनी ज्यादा बारिशें होंगी उतना ज्यादा एक्सेस वाटर होगा। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अपनी प्रिपेयर्डनेस है कि हमारी कम्युनिटीज, हमारे लोग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्री उसके रास्ते में हो। और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें रिसर्च एंड R&D ऐसी होनी चाहिए कि वो फौरी तौर पे ज़ाय ना हो। जैसे इतने पानी में जो राइस की क्रॉप है वो उसके लिए बड़ा अच्छा भी हो सकता था अगर हमने R&D सही किया और उसकी टाइमिंग को सही एडजस्ट किया हो। अच्छा शेख ये साहब, लॉन्ग टर्म इश्यूज है, इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कोई नहीं है सिवाय इसके कि हमने जो लोगों को इवैक्यूएट किया। शेख साहब ये फरमाइएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें लाहौर और कराची को सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरे से 2-4 शहर करार दिया है, और माहौलियाती ख़तरात की वजह से इंसानी जानों और मईशत के लिए शदीद नुकसान का अंदेशा भी जाहिर किया है। तो आप क्योंकि माहिर माहौलियात हैं, इस मसले का हल क्या है? देखिए, बाज़ मसले मैनेज करने पड़ते हैं, हल नहीं होते। अब कराची की जितनी पॉपुलेशन है, अगर खुदा ना खास्ता ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए तो आप इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, मगर आपने शेल्टर्स बनाने होंगे कि जो फ्रंट लाइन पे जो घर हैं उनको आप कैसे इवैक्यूएट कर सकें। सेफ जोन्स बनानी होंगी। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पिछली दफ़ा जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था तो वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, मिलिट्री को वहाँ पे इवैक्यूएशन करनी पड़ी थी। अच्छा, यही हाल लाहौर का है। लाहौर अब इतना एक्सपेंड होता जा रहा है, ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, जिसका मतलब यह है कि मोर देन ऑलमोस्ट 60% जो अर्बन एरियाज हैं वो लो लाइंग एरियाज हैं, कच्ची आबादियां हैं, गरीब गुरबा वहाँ पे रहते हैं। न स्कूल है, न पार्क है, न सैनिटेशन है, न ड्रिंकिंग वाटर है। तो आपको अर्बन प्लानिंग ऐसी करनी होगी। एक चीज़ जिसका मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं पहले बात कर रहा था, एग्जाम्पल अच्छा हुआ आपने लाहौर का नाम ले लिया। जब मैं छोटा था तो लाहौर में 20-40 फुट पे पानी आता था, ग्राउंड वाटर आता था। अब आपको मालूम है 100-200-300 फुट पे हो चुका है। तो ये एक्सेस वाटर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिचार्ज लाहौर ग्राउंड वाटर। एक चीज़ याद रखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी हम इंडिया को दे चुके हैं। इंडिया ने भी पूरी कोशिश कर ली कि रावी मर जाए। हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट के एजेंट हैं उन्होंने भी ये पूरी कोशिश कर ली माफियाज ने कि ये मर जाए। मगर आप यकीन कीजिए, अगर सूखे रावी से हमें बिखरा हुआ रावी ज़्यादा अजीज़ है। अगर रावी नहीं बचेगा तो यकीन कीजिए लाहौर का बचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा है, मगर इतना मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि लाहौर का जो वाटर है ना सिर्फ ये कि बहुत तेज़ी से जो है डिप्लीट हो रहा है, वो इंतहाई ज़्यादा पोल्यूटेड भी है। और उसमें जो टॉक्सिक्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो इतने हैं कि हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई ज़्यादा इंजूरियस हैं।
इसीलिए 4 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है। अगर आप अच्छा अली इंसिडेंस फकीर ऑफ साहब, अस्थमा लाहौर में बिल्कुल आपकी देखते हैं तो दुरुस्त इट्स वन ऑफ बात द है। हाईएस्ट। जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एक तरफ बारिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत मजीद पानी छोड़ने वाला है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को दोहरे चैलेंजेस का सामना है। तो ऐसे में अब आने वाले टाइम में क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है, किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट करना है और किस तरह से इकदाम जो हैं वो आगे जाके बेहतर और मौसर करने हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हम आने वाले टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब आफत सर पर आती है तब हम इकदाम करते हैं। तो ऐसे में ये रियलाइजेशन सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी हो गई है। तो अभी राइट नाउ अभी के क्या इकदाम जो हैं वो मौसर हो सकते हैं आगे जाके, आपकी क्या राय है? अब देखिए, अगर पाक फौज ना ये इवैक्यूएशन करवाती तो शायद सिविलियन गवर्नमेंट्स ना करवा सकती। आपने इस पूरे पीरियड में सिविल डिफेंस का नाम भी नहीं सुना होगा, वो कहाँ गया डिपार्टमेंट। आपने जो लाहौर में फेडरल फ्लड डिवीजन है उसकी तरफ से फोरकास्टिंग अनाउंस होनी, उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है जहां तक मुझे मालूम है। तो जो हमें करने की जरूरत है, हम अपने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। एंड ऑफ द डे आर्मी इमरजेंसी में रिलीफ तो आके आपको दे सकती थी जो उसने दिया, और शायद अगली दफा भी देना पड़ेगा। अभी भी पानी अगर और आता तो शायद ये रोल उनको मजीद प्ले करना पड़े। मगर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा वो मरियम नवाज साहबा और जो भी कोई हमारी गवर्नमेंट होंगी, और किसी भी शहर में हो, सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट की भी बात हो रही है, तो हमें सिविलियन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा। और वहां पे हर किसी का रोल है, पुलिस वाले का भी है, पटवारी का भी है, स्कूल हेडमास्टर का भी है, और डीसी का भी है, और डिप्टी कमिश्नर का भी है। हम ये समझते हैं कि पानी की जो या डिजास्टर की सूरत में सिर्फ एनडीए में या पीडीएम में रोल प्ले करना है। एक जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैटेगरीज होती हैं ABCD 1 2 3 4 कैटेगरी। तो इमरजेंसी के हिसाब से हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। हमारे अभी तक उस किस्म की कोई प्लानिंग नहीं हुई। तो आई होप कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इस क्राइसिस से फारिग होकर, इंशाल्लाह हम इससे फारिग होते हैं, तो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया जाए कि हर किसी का क्या रोल होगा। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मौसमियाती तब्दीली की क्योंकि बात हो रही है, तो एक तो ये कि पाकिस्तान का शुमार तो उन ममालिक में होता है कि जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन हम हालांकि हमारा इसमें हिस्सा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरों का किया हमें भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये बता दीजिए कि आलमी बरादरी संजीदगी के साथ इस मसला पे क्यों कोई इसका हल नहीं निकालते, कोई क्यों ऐसी लाहमल ऐसा इख्तियार नहीं किया जाता। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो क्लाउड बर्स्ट की सलाह है, पहले तो बहुत कम ये सुनने में आता था, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से इसमें बड़ा इजाफा हो गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप देखिए, जो क्लाइमेट जस्टिस होता है ना, इट बिगिंस एट होम। अगर डोमेस्टिक सतह पे क्लाइमेट जस्टिस नहीं है तो ग्लोबली भी आपको नहीं मिलेगा। आपने देख लिया जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, तो इंटरनेशनल जस्टिस तो एग्जिस्ट नहीं ना करता, तो आपकी क्लाइमेट चेंज के वल्नरेबिलिटी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो क्लाइमेट चेंज का जिस इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा वो गरीब गुरबा पे होता है। एंड तकरीबन 43% पॉपुलेशन आपकी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जिस पे इम्पैक्ट होगा, जिनका लाइफ स्टॉक मरेगा, जिनके घर गिरेंगे, जिनकी फसलें तबाह होंगी, जिनका माइक्रो बिजनेस तबाह होगा, वो गरीब आदमी होंगे। तो उसका जो सस्टेनेबल इलाज है वो ये है कि अपनी डेवलपमेंट को हम इंक्लूसिव करें, गरीबों के लिए हाउसिंग बनाएं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज या कनालों के घर ना बनाएं। एलीट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो मुल्क की सेहत के लिए और इकानमी के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन लोगों की हाउसिंग जो है वो दरियाओं में मजबूरी की वजह से है कि उनको वहाँ पे या मुफ्त या किस्तों पे माफियाज की तरफ से ज़मीनें मिलती हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जोनिंग की जाए और वहाँ पे इन लोगों को आबाद किया जाए तो उनकी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। और ये जस्टिस की बातें हैं, क्लाइमेट जस्टिस जिसका आप जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात यह जो रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस की सूरत में कलेक्ट करती है, आपने ये देखना होता है कि उसमें से कितना जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे खर्च होता है और कितना लोकल लेवल पे ट्रिकल डाउन होकर उन लोगों की रेजिलियंस पे या प्रिपेयर्डनेस पे खर्च होता है। तो हमारे हिसाब से
पाकिस्तान की जो गवर्नेंस में बहुत बड़ा गैप है, अभी तक हमारे पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है, और जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी लोकल इश्यूज के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बन सकेंगे। जब तक प्रोजेक्ट नहीं बन सकेंगे सूबाई हुकूमतें उनको पैसे नहीं फराहम कर सकती, और ना वो स्टैंडर्ड्स बना सकती हैं, बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स और कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स और रोड्स के स्टैंडर्ड। तो एक लंबा सफर है जो पाकिस्तान ने करना है क्लाइमेट जस्टिस का, और क्लाइमेट जस्टिस जो है विल बिगिन विद लोकल गवर्नमेंट। क्लाउड बर्स्ट के वाकयात में इतना इजाफा क्यों हो रहा है सर? जी, क्लाउड बर्स्ट के वाकयात इसलिए बढ़ते हैं कि जब हीट वेव बढ़ती है तो एवरेज टेम्परेचर से 1 डिग्री अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका 7% क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर जाता है। जैसे मार्च अप्रैल में कराची में जो एवरेज टेम्परेचर था 30-34 डिग्री होता है, मगर वहाँ पे 37-38 डिग्री हो गया। अच्छा, उसको 7 के साथ ज़रूरत दे दीजिए तो मॉइस्चर उतना ज़्यादा क्लाउड में चले गया। अब वो क्लाउड जो है हवा के साथ ड्रिफ्ट करके मुख्तलिफ तरफ जा सकते हैं, बहरा में भी जा सकते हैं और बुनेर में भी जा सकते हैं। तो वो बिल्कुल क्लाउड हैवी होते हैं, तो आपने जो ऑप्शंस और जो आपने पहलुओं पर रोशनी डाली है और बड़े वाइबल ऑप्शंस को अडॉप्ट करना चाहिए आने वाले टाइम में। और बहुत शुक्रिया आपका अली तौकीर शेख साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि मौसमी तब्दीली जो है एक बहुत बड़ी रियलिटी है और पाकिस्तान कुदरती आफात से मुतासिर पहले 10 मुल्कों में शामिल हो गया, और ऐसे में आने वाले टाइम में हमें क्या हिकमत अमली बनानी है और अभी हमें क्या हिकमत अमली बनानी है ये देखना होगा और सोचना होगा। और अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा चीन पहुंच गए हैं, इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा इस वक्त चीन में मौजूद हैं और 6 रोज़ा चीन का ये दौरा है, और इस दौरे की क्या अहमियत और क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले टाइम में, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6 रोज़ा दौरा चीन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा एक तो पहले यह है कि पहला विजिट है आफ्टर मार्के हक एंड बिनान मरसूफ, तो एक उसकी इम्पोर्टेंस है। और सेकंड ये है कि एससीओ की यहाँ पे समिट मीटिंग होने जा रही है, और जिसमें पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था 2017 में। तो एक इम्पोर्टेंट फोरम है। देर आर 10 मेंबर ममालिक हैं, 42% ऑफ दुनिया की जो पॉपुलेशन है, 30% GDP है। सो बड़ा इम्पोर्टेंट एक कनेक्टिविटी का ये ग्रुप है। और इसके अलावा इसके बाद जो उनकी जो मुलाकातें होनी है वो चाइनीज ऑफिशियल के साथ मुलाकातें होनी है, फिर बिजनेस B2B बिजनेस वाली जो मीटिंग्स होनी है, बिजनेस फोरम कम्युनिटीज उनकी मुलाकातें होनी है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ऑन 3 सितंबर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विल अटेंड, जो विक्ट्री परेड है, बहुत इम्पोर्टेंट वो उसके बात हो सकती है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा, मैं आपसे खास तौर पे इसी परेड के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो परेड 3 सितंबर को हो रही है, इस पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी तशरीफ लेके जा रहे हैं, और उसके अलावा रूस के सदर पुतिन और फिर शुमाली कोरिया के सदर और बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिफाई नुक्ता नज़र से, दिफाई लिहाज से ये जो है बड़ी एक भरपूर परेड होगी, और चीन जो है एक तरह से नई सुपर पावर बनने का ऐलान कर रहा है इस परेड के जरिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ये देखें कि अभी तो चीन जिस तरह चीज फोकस यकीन उनके इकोनॉमी पे है, डेवलपमेंट पे है, जिस तरीके से देखें BRI का कंसेप्ट लिया है, इवन SCO का जो कंसेप्ट था वो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की थी, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की थी, ग्लोबल सिविलाइजेशन की कनेक्टिविटी की उन्होंने बात की थी, प्रेसिडेंट शी के ये आइडियाज थे। लेकिन जो 3 सितंबर की विक्ट्री परेड है, देखे कि ये सेलिब्रेट करते हैं जब उन्होंने जापानीज को 10 साल तक, वो वहां पे 1937 में आए थे, 45 तक वहां पे रहे थे, तो वहां पे बड़े मैसेकर्स वगैरह जापानीज ने की थे, लेकिन स्टिल चाइनीज प्रीवेल्ड और उन्होंने वहां से उनको निकाला था। तो वो उनकी याद उसमें जस्ट टू कमेमोरेट की उनकी जो कुर्बानियां थी, लाखों लोग मारे गए थे इसमें, तो उसमें है। तो इसमें बेसिकली यू आर राइट कि शो ऑफ फोर्स होगी, इसमें अपनी जो कैपेबिलिटीज है, स्ट्रेंथ है, और स्पेशली मैं कहीं क्लिप भी देख रहा था, रोबोट फोर्सेस जो हैं वो भी इन्होंने मेरे ख्याल में इसमें बहुत दिखा रहे हैं इसमें। तो ऑलरेडी देखिए उनका जो वेपन्स है, इक्विपमेंट है, और या दूसरी जो कैपेबिलिटीज हैं,
वो अभी जिस तरीके से ये इनकी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ तो मेरा ख्याल है सबसे ही ऊपर है, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली 6G चिप मुतारिफ कराने जा रहा है चीन। इसको किस तरह से देखते हैं? आने वाले टाइम में इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं कि वो बहुत आगे निकल गए। अगर आपको याद हो कि जब चैट जीपीटी आया तो उन्होंने ब्लू सीक वाली जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हर चीज में ये आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन एज ए फोर्स अभी देखें कि जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अमेरिका और चाइना, तो मेरे ख्याल में स्टिल जब आपके वर्ल्ड के ऊपर सुपरमेसी की बात हो रही है, डिस्पाइट इफेक्ट चाइनीज प्रेजेंस 150 कंट्रीज में है अक्रॉस द ग्लोब, BRI की वजह से उनके वहाँ प्रेजेंस है। लेकिन जब मिलिट्री पावर की बात आती है तो स्पेशली अमेरिका के जो अब हंड्रेड्स ऑफ उनकी जो वहाँ पे बेसिस हैं अक्रॉस द ग्लोब, जबकि चाइना की वो 2 बेसिस बनते हैं। सो वो वाला एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हम कह सकते हैं एमर्जिंग पावर है। इकोनॉमी में तो ऑलरेडी मनवाया है, लेकिन बाकी मिलिटरीली। ब्रिगेडियर साहब देखें, अभी जो मार्का हक हुआ और ऑपरेशन बयानुल महसूस, उसमें चीनी टेक्नोलॉजी जो है उसने अपना आप मनवा तो लिया पूरी दुनिया में, और पाकिस्तानी शाहीनों ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया, उसके रिजल्ट तो पूरी दुनिया के सामने हैं। अब क्या इस दौरे के बाद फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी वहीं हैं, तो क्या आप समझते हैं कि J-35 के हवाले से भी कोई खुशखबरी पाकिस्तान को मिल सकती है? जी हाँ, लाइकली है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे तो इतलात ये थी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। हमारे कुछ इतलात ये भी आई थी कि पायलट्स भी जाके उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो लाइकली है, देखें कि जिस तरीके से हमने डिलीवर किया है मार्के हक में, बयानुल महसूस में, और जिस तरीके से अभी एक वीडियो क्लिप भी आया है जिस तरह चाइनीज ही ने रिलीज किया है उसको, कि किस तरीके से बेसिकली पाकिस्तान ने इंडियन जो जहाज थे उनको एंगेज किया है, तो उससे भी पता चलता है कि हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी एयरफोर्स की, फिर चाइनीज हार्डवेयर जिस तरह यूज किया है, तो इसमें बेसिकली मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इट इज नॉट वेपन जो मैटर नहीं करता है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, या जो बंदा उस जहाज के अंदर बैठा है वो मैटर करता है। और जिस तरीके से आपने उसको यूज करना स्किलफुली, तो वो हमने साबित किया है। और देखें, राफेल बहुत अच्छा जहाज है, उसमें तो कोई शक दो राय नहीं है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म चाहिए, स्किल चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे ब्रिगेडियर साहब प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। अगर बात करें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, अमेरिकन मैगजीन है द नेशनल इंटरेस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब पॉलिसीज़ का एतराफ़ करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अहम इक़्तिसादी मुआहदों का ऐलान करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अपनी दोस्ती को दुगना कर दिया है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, पिछले 3 महीने में आप देखें कि खित्ते की सूरत हाल, जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की बात करते हैं, इंडो जो एशियन रीजन है इसमें बात करते हैं, इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इसमें एक आया है, वो बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो लीडरशिप थी, जिसको हम कहते हैं इट वाज अ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, जहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए और फाइनली वी एज ए पाकिस्तान हम प्रीवेल करके इंडिया के ऊपर 6 जहाज हमने गिराए। फिर इसके साथ साथ एक मेयर रिस्पांस था। हम देखे कि इस पोजीशन में थे जिस दिन जब उन्होंने अपने जहाज ग्राउंड कर दिए थे डर खौफ के मारे, तो हमारे पास ऑप्शंस थे, हम उनको और मजीद नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, स्टेट्समैनशिप भी उनकी बात हो रही है, जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, वहां से बातचीत हुई है, आपके टैरिफ के मसाइल हल हुए हैं। और इसके अलावा देखें कि BLA मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, और एक उसमें भी कामयाबी है, और इंडिया को भी एक मैसेज है कि भाई हमने डिक्लेयर किया, वी अंडरस्टैंड कि आप इसके पीछे हो। तो वो वाले सारे फैक्टर्स थे, तो बहुत सारे थे। अभी आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इन्होंने आर्टिकल लिखा फील्ड मार्शल पे, वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा, फिर वाशिंगटन टाइम्स ने भी लिखा, फिर स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने भी लिखा, और सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक तो ये काम एंड कूल रखते हैं और डिसीजन लेने में भी बड़े पुरसुकून डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब तो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि क्या जो रूसी सदर पुतिन हैं और शुमाली कोरिया के
सरवर किम जोंग उन, वो भी इंडिया और अमेरिका पे दबाव बढ़ाने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं, या कोई और भी मकसद है उनके चीन जाने का? देखें, एक तो बेसिकली मैसेज ये इनका रशिया का हो या नॉर्थ कोरिया का हो, एक मैसेजिंग हो रही है अमेरिका के लिए, एक ये है। और मोदी साहब का भी इसमें आप ये कनेक्टिविटी देखें, अस्ताना में जो एससीओ के समिट हुई वहां भी ये गए नहीं, अब इसमें फौरन ये आ गए हैं, क्योंकि उस वक्त अब ये मैसेज देना चाह रहे हैं इंडिया अमेरिका को कि जी हम आपके साथ ठीक है नहीं है, हम चाइना के साथ जी ताल्लुकात को रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं या रशिया के साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है कि हम मजीद आयल उस पर लेंगे और मजीद इस तरीके से उन्होंने, मोदी साहब ने सो कल कहा कि जी मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सो एंड सो एक मैसेजिंग है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एक बड़ा स्ट्रांग देखें कि एंटी अमेरिकन स्टैंड है। इसी तरह रशिया भी अभी तक उन्होंने उसके बाद जो यूक्रेन पे बात नहीं मानी है, फिर अब इंडिया इसमें शामिल हुआ। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ने रिसेंटली एक आर्टिकल में लिखा था कि उन्होंने कहा था चाइनीज ठीक है कि ट्रेड की बात होगी, बाकी कंसेशन देंगे, लेकिन किसी तरह स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में कोई कंसेशन इंडिया को नेवर वो किसी सूरत में नहीं देंगे, चाहे वो लाइन एक्चुअल कंट्रोल की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात होती है या दलाई लामा के इश्यू पे बात होगी, उस पे कोई कंसेशन उस पे नहीं साहब, भारत की दिफाई पोजीशन अगर देखा जाए, इनकी सिफारती पोजीशन भी देखा जाए, बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है, खास तौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो इनके ख़राब हैं। लेकिन अब भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा है कि 2 से 5 माह की तैयारी जो है वो पाकिस्तान करके रखे, को जंग का ख़तरा भी आगे जाके हो सकता है। तो क्या समझते हैं आप कि अब भारत के अंदर कौन सा गुरूर है और कौन सा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया जा रहा है भारत की जानिब से, जबकि इनके पास तो इनके तो ताल्लुकात आलमी तौर पे सबके साथ खराब है, मोस्टली मुल्कों के साथ? बेसिकली ये रेट्रिक्स हैं। बेसिकली अभी देखें कि एक किताब की लॉन्चिंग भी हुई है जिसमें CDS अनिल चौहान ने लिखी है, और ये जो अभी यहाँ पे राजनाथ सिंह गए थे तो वहाँ पे बस बेसिकली वहाँ पे एक ऑफिशियल जो इनके हर साल गैदरिंग होती वहाँ पे थी, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी बात की। और फिर उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में नंबर्स पे जंग नहीं होगी, वेपन्स पे नहीं होंगी, उन्होंने कहा फ्यूचर में साइबर वारफेयर होगी, स्पेस पे होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी, जिसका हमने मुजाहरा मार्के हक में और बुनियाद मरसूस में किया है जब मल्टी डोमेन ऑपरेशन में पाकिस्तान ने गया। वो उसमें एक किस्म का उन्होंने और फिर अपने आप को देखें कि रेट्रिक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए जिस तरीके से अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं इंडिया के अंदर से, जिस तरीके से अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा 7 जहाज गिरे हैं, इसके बाद आज खबर ये भी आ रही है कि S-400 का नुकसान हुआ था, वो भी एक्नॉलेज हो रहा है। तो इंडिया के अंदर अपोजिशन का प्रेशर है। बिहार के इलेक्शन अभी होने वाले हैं, जिस तरह आज उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया था कि 3 पाकिस्तानी बिहार में दाखिल हुए हैं टेररिज्म के लिए, जबकि वो लोग उधर वहाँ कंबोडिया में बैठे हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। रेट्रिक हो गए, आप देखें ऑपरेशन महादेव उन्होंने लॉन्च किया, फिर महाशक्ति लॉन्च कर दिया, और इसके बाद ये फेक इनकाउंटर्स भी करवाएंगे, फेक फॉल्स जो स्टेज इनकाउंटर्स भी होंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी होंगे, और इसमें मकसद ये होगा कि पाकिस्तान को मुलायम करें। लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप क्रेडिट दें कि आपने देखे उन्होंने ये भी इतला दी थी कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मर्सनरीज लेके गए हुए हैं जो वहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो पश्तो बोल रहे थे, दर्री बोल रहे थे। क्या वो TTP के लोग थे, फितनल खारिज के थे, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोग लेके गए हुए हैं, या दाइश के लोग वहां पे हैं, या इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के लोग हैं? यही उनको यूज करके कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम करना था, लेकिन उसमें भी वो पकड़े गए हैं। सो पाकिस्तान प्रोएक्टिवली देखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो कम्युनिटी को बावर करवा रहा है जो इंडियन के मजमूम मकासद है खिते में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि चंद दिन की जंग थी जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब ये 2 माह से 5 साल तक के जो बड़ी बड़ी भड़के भारत की जानिब से मारी जा रही है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि इलेक्शन करीब है, इलेक्शन के लिए भी मोदी सरकार जो है अपने आप को, अपने वोटर को स्ट्रेंथन करने के लिए या वोटर को थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए इस किस्म के बयान दे रही है जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इससे मोदी साहब की अपनी सियासत को नुकसान पहुँच रहा है? क्योंकि सबने देख लिया है मई में जो कुछ हुआ, भारत का चेहरा आलमी तौर पर सबने देख लिया है। इसमें सर ब्रिगेडियर साहब इसमें एक ये भी ज़रा बात शामिल कर लें कि अगर हम आलमी सतह पे बात करते हैं कि भारत का जो चेहरा वो सामने आया, तो दूसरी तरफ
पाकिस्तान के लिए जो इसमें से शर में से खैर निकली है वो ये है कि पूरी दुनिया में एक दफ़ा पाकिस्तान जो है उसका सर बुलंद हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें इस पूरी कामयाबी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल देखिए, पहले जो बात हो रही है इलेक्शन की, तो बिहार के इलेक्शन अभी तो सर पे आ गए हैं। इसके बाद इलेक्शन होने हैं वेस्ट बंगाल के, वहाँ ममता बनर्जी बैठी हुई है, तो वहां पे भी है। सो एक प्रेशर है। फिर हम ये समझते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ मोदी सरकार जो है। जिस तरीके से हालात जा रहे हैं वो तो अभी है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी देखे 2 पार्टियों पे मुनस्सिर है। तेलुगु देशम पार्टी साउथ की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की एक पार्टी है वो इनके साथ मिली हुई है। तो एक भी पार्टी इधर उधर हो गई गवर्नमेंट गिर जाएगी। सेकंड, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आपने सही कहा। देखें कि इस मार्के हक और बुनियाद महसूस के बाद हम कहते हैं पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो है जबरदस्त दुनिया भर में एक फैल चुका है और लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं और कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस। और देखें जो इंडिया का सो कॉल्ड कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर था खित्ते में, वो अपना आप को एज ए नेचुरल लीडर कहते हैं, वो मलियामेट हो गया। पाकिस्तान है एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर। अब देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात की है और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की पर्सनालिटी उन्होंने कहा ऐसी है कि वो साउथ एशिया में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए एक भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। अब वो मानते, दैट्स वाई देखे कहते हैं ना कि वो कंसिस्टेंट भी है, डिसीजन मेकिंग में काम एंड कूल भी हैं, तो वो ये सारे दुनिया मानती है। और दैट्स वाई देखें कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हैं चाहे ओआईसी के हैं, पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज के मोतरफ ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि अमेरिका नेशनली भी इस चीज़ को एडमिट किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया जा रहा है आर्मी चीफ की जो भी पॉलिसीज़ थी। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाज़रीन चीन में मौजूद हैं इस वक्त और 6 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुस्बत होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 सितंबर की परेड पर तमाम तर दुनिया की नज़रें हैं और देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या होता है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।